चलिए इस बुलेटिन में हम नशे के दाऊद की बात करेंगे, लेकिन इस वक्त एक और अहम खबर। टीम इंडिया के दो दिग्गज खिलाड़ियों के बीच टकराव की खबर आ रही है। बांग्लादेश में शर्मनाक हार के बाद टीम का आपसी झगड़ा बाहर आने लगा है। देखिए इस रिपोर्ट में। महेंद्र सिंह धोनी एक ऐसा क्रिकेटर जिसने अपने दम पर हासिल की हर कामयाबी। महेंद्र सिंह धोनी वो बल्लेबाज जिसके शॉट से थर्रा जाते थे विरोधी। महेंद्र सिंह धोनी जिसने 27 साल बाद टीम इंडिया को दिलाया वर्ल्ड कप। महेंद्र सिंह धोनी टीम इंडिया का सबसे सफल और चमत्कारी कप्तान। लेकिन आज बदल गए हैं हालात। बदल गए हैं धोनी के सितारे। पहले वनडे वर्ल्ड कप और फिर बांग्लादेश के हाथों मिली शर्मनाक हार ने बदल दिया है भारतीय क्रिकेट का गणित। आखिर कैसे गर्दिश में आ गए हैं धुरंधर धोनी के सितारे? क्या क्रिकेट की दुनिया में श्रीनिवासन के बदहाली के साथ ही बदल गए हैं माही के दिन? अलग अलग फॉर्मेट के दो कप्तानों की रणनीति ने टीम में पैदा कर दिए हैं कई विवाद। दो कप्तानों की खींचतान से क्या टीम को हो रहा है भारी नुकसान? कोच और डायरेक्टर को लेकर भी क्या टीम में है भारी बिखराव? विराट और रवि शास्त्री की जुगलबंदी के आगे क्या कमजोर पड़ चुके हैं धोनी? कल तक जो खिलाड़ी मानते थे धोनी का हर हुक्म, अब दिखाने लगे हैं अकड़। हर हार के साथ टीम पर से फिसलती जा रही है माही की पकड़। क्या बन चुकी है कैप्टन कूल को किनारे करने की रणनीति? क्या हार की आड़ लेकर हो रही है धोनी के शिकार की तैयारी? देखिए धोनी पर विराट वार। बांग्लादेश के खिलाफ सबसे बड़ी हार और फिर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी छोड़ने की पेशकश। टीम इंडिया पहले भी कई सीरीज हार चुकी है। ऐसे में सवाल ये कि आखिर कैप्टन कूल ने ये पेशकश क्यों की? क्या टीम इंडिया में बिखराव शुरू हो गया है? क्या कैप्टन कूल का जादू बिखरने लगा है? लेकिन सवाल यह है कि क्या धोनी की कप्तानी ही सारी समस्या की जड़ है? क्या हार के लिए अकेले माही ही जिम्मेदार हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें सोची समझी रणनीति के तहत किनारे लगाया जा रहा है? क्या टीम और मैनेजमेंट में शामिल कुछ लोग धोनी को हटाने की साजिश रच रहे हैं? महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी को लेकर यूं तो 2012 में ही ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर घमासान मच गया था। तब मुख्य चयनकर्ता मोहिंदर अमरनाथ धोनी को हटाना चाहते थे, लेकिन एन श्रीनिवासन के तथाकथित दबाव के चलते वो ऐसा नहीं कर सके। इसके बाद करीब 3 साल तक धोनी ने शान से कप्तानी की, लेकिन 2014 के आखिर में ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर असली घमासान शुरू हुआ। घमासान ऐसा कि धोनी की जुबान पर आ गया। I felt we were able to only give 5 to 7 minute notice to Virat that he's going in next, and I believe to some extent created a bit of unrest in the dressing room, and from that we were not really able to get back. So I would say that was one of the shortfalls, one area where we should have handled well. और एक बार ड्रेसिंग रूम का माहौल बिगड़ा तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा। पहले ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर ही धोनी का बीच सीरीज में टेस्ट से संन्यास, और फिर शुरू हुई टीम इंडिया की 2 नाव पर सवारी। टेस्ट में विराट कोहली कप्तान, वनडे में MS धोनी को कमान। लेकिन बांग्लादेश सीरीज आते आते ये फॉर्मूला फेल नजर आ रहा है, और इसके पीछे कारण है एक ही टीम में अलग अलग ध्रुवों का होना। दरअसल विराट और धोनी का अंदाज बिल्कुल जुदा है। यही नहीं, टीम डायरेक्टर रवि शास्त्री की विराट कोहली के साथ बेहतर केमिस्ट्री ने मामले को सुलझाने की बजाय उलझाने का ही काम किया है। Yeah, I mean, as long as he wants to continue in that job, I think it's going to be beneficial for the team in every way. विराट का बांग्लादेश के खिलाफ पहले 2 वनडे में प्रदर्शन इन सवालों को और हवा देता है। यही नहीं, दूसरे वनडे में विराट ने जिस तरह से फ्री हिट पर डिफेंस किया, उस पर भी कई आलोचकों ने हैरानी जताई। बड़े बड़े बयान देने वाले रवि शास्त्री भी सीरीज हार के बाद खामोश हैं, जबकि बांग्लादेश रवाना होने से पहले उन्होंने कोई टेंशन न लेने की बात कही थी। I'll have a chat with the board. I don't rule it out at all. I might be there a lot longer than you think. Yeah, which has made your day, right? बांग्लादेश दौरे पर शास्त्री सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं बल्कि वनडे के लिए भी टीम के अंतरिम कोच हैं। हालांकि धोनी ने सपोर्ट स्टाफ का बचाव किया, लेकिन पूर्व कोच डंकन फ्लेचर की तारीफ करना वो नहीं भूले। वैसे टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में 8 खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो टेस्ट और वनडे में समान हैं। ऐसे में खिलाड़ियों के लिए टेस्ट और वनडे में
अलग अलग कप्तानों का फॉर्मूला टीम के लिए कहीं मुश्किल तो नहीं खड़ी कर रहा? पुनीत शुक्ला, दिल्ली, IBN 7। 2 फॉर्मेट और 2 कप्तान, क्या लड़ाई की असल वजह यही है? खिलाड़ियों की इस लड़ाई में अब धोनी और कोहली के कोच भी उतर पड़े हैं। धोनी के कोच का कहना है कि ड्रेसिंग रूम का माहौल बिगड़ गया है और इसी के चलते माही की बल्लेबाजी पर बुरा असर पड़ा है। वहीं कोहली के कोच राजकुमार शर्मा का कहना है कि बांग्लादेश के हाथों मिली हार भारतीय क्रिकेट का काला अध्याय है। कप्तानी छोड़ने की बात जरूर उन्होंने कही है, क्या है कि हमको जहाँ तक लगता है कि जो ड्रेसिंग रूम का माहौल है वो उनके अनुकूल नहीं है। वो जिस तरह से चाहते हैं उस तरह से शायद माहौल नहीं बन पा रहा है। अंदर की बात क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन अंदर जिस तरह से अगर खुला खेल है, दिमाग जब तक शांत नहीं रहेगा तब तक खेल नहीं होगा। ड्रेसिंग रूम का मेंटल जो है या टीम को उस तरह से वो अपना फुल परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे या जो उम्मीदें हैं उस पर वो खरा नहीं उतर रहा है, जिसके कारण वो टेंशन में। बहुत शर्मनाक हार है मैं कहूँगा बांग्लादेश से 2 मैचों में, और इतनी बुरी हार जो किसी ने भी नहीं एक्सपेक्ट की थी कि बांग्लादेश इंडियन टीम को इस कदर इस बुरी तरह हराएगा। तो मैं कहूँगा ये बहुत ही एक शर्मनाक हार है इंडियन टीम के लिए, और ये वाकई में एक ब्लैक संडे है इंडियन क्रिकेट का। और आइए सुनते हैं कि बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज गंवाने के बाद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने किस तरह इस्तीफे की पेशकश की। I know the media really loves me, so these are the questions that will always keep popping up. But yes, if it's a justifiable thing that if you remove me and the Indian cricket will start doing really well, and if I am the reason for all the bad that's happening to Indian cricket, definitely I would love to step away and play as a player, because ultimately what's more important is for the Indian team to win. It doesn't really matter who's the captain, because I was never really in line to become the captain. It was a job or a responsibility for me. I've taken that responsibility. It was given to me. I've taken it. They want to take it away from me. I'm happy, because for me what's more important is to play for the country and try to contribute whenever we win. And if we can keep the dressing room atmosphere good, where the youngsters who are coming in they can come and they can perform, that will be the ultimate achievement for me. चलिए बढ़ते हैं हमारी दूसरी अहम खबर की तरफ और बात करते हैं नशे के दाऊद की, जिसकी जहरीली शराब का कहर जारी है। मालवड़ी में 100 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद जहरीली शराब ने मुंबई के मलाड इलाके में जानलेवा तबाही मचाई है। जानकारी के मुताबिक मलाड में जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि मालवड़ी में जहरीली शराब से मरने वालों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। ताजा जानकारी मिलने तक मालवड़ी में 102 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि दर्जनों अस्पताल में मौत से अब भी लड़ रहे हैं। देखिए नशे के दाऊद के जहरीले कारोबार पर हमारी एक खास रिपोर्ट। जहरीली शराब के डंक से फिर कांपी मुंबई। मौत के नशे ने फिर बरपाया कहर। मलाड इलाके में देसी शराब ने 6 लोगों की जान ले ली। जी हां, मुंबई में जहरीली शराब के कहर का असर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अभी मालवड़ी में 100 से ज्यादा लोग मारे गए और अब मलाड में जहरीली शराब की मार का नया मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक सोमवार को मलाड के कांचपाड़ा इलाके में जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की जान चली गई। मलाड में मरने वाले लोगों का मालवड़ी कनेक्शन भी सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि जहरीली शराब पीकर जान गंवाने वाले 6 में से 3 मालवड़ी में ही काम करते थे। यह आशंका जताई जा रही है कि शायद मरने वालों ने मालवड़ी से ही वो जहरीली शराब खरीदी और मलाड में आकर पी। हालांकि मुंबई पुलिस का कहना है कि 6 में से 3 लोगों की मौत बीमारी की वजह से हुई, न कि जहरीली शराब की वजह से। नहीं, मरा हुए उसमें एक टीबी पेशेंट था, उसके मामा ने बोला 15 दिन से उन्होंने छोड़ दिया, वो टीबी से मर गए। दूसरा एक हार्ट अटैक से मर गए, तो उसका सवाल नहीं था पीने का। तीसरा है वो क्रिमिनल था, वो पीता भी होगा तो क्रिमिनल था, वो मर गया, उसका डिस्पोजल भी हो गया 2-3 दिन पहले। लेकिन स्थानीय लोग पुलिस के दावे को खारिज करते हैं। उनका कहना है कि सभी लोगों की मौत की वजह जहरीली शराब है। आरोप ये भी है कि पहले भी जहरीली शराब के कई मामले सामने आए थे। पुलिस से शिकायत तक की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस आके क्या करती है, क्या मालूम पुलिस वालों को क्या बोलती है और क्या नहीं बोलती है। आती चले जाती देखिए, वो लोग क्या करेंगे। पुलिस अटक नहीं, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ दारू की वजह से मर गए लोग। इस बीच मालवड़ी में जहरीली शराब से मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है।
सोमवार को भी अस्पताल में भर्ती 3 मरीजों ने दम तोड़ दिया। जाहिर है 100 से ज्यादा लोगों के मारे जाने के बाद सरकार के होश उड़ गए हैं। विपक्ष भी हमलावर हो उठा है। सरकार के नाते जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की थी। इतना बड़ा हादसा होने के बाद उनको समय नहीं मिला आने, यानी उनको योग करने के लिए समय नहीं। लेकिन यहाँ लोग जाने जा रही है, आने का उनको समय नहीं। चौतरफा दबाव बढ़ता देख मुंबई पुलिस अब जाकर हरकत में आई। जगह जगह छापेमारी की गई, शराब की अवैध भट्टियां तोड़ी गईं। पुलिस ने मालवणी मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस मामले में अब तक मुख्य आरोपी राजू लंगड़ा समेत 34 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। साथ ही पुलिस ने 60,000 लीटर अवैध शराब भी बरामद की है। कहाँ पे सर्च किया सर आपने? ये गुड़ियापाड़ा, काचपाड़ा, वल्लय वसाहत। क्या देख रहे हैं जो संदिग्ध जगह है वहाँ पर? वो संदिग्ध जगह ऐसे हमको पहला रिकॉर्ड के थे, हमारे रिकॉर्ड के, उसका हम चेक कर रहे हैं। पुलिस दावा कर रही है कि जल्द ही सभी आरोपियों को धर दबोचेंगे। लेकिन सवाल ये कि अगर इतनी ही तेजी पहले दिखाई गई होती तो शायद 100 से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सकती। निशात शम्सी, मुंबई, IBN 7। जहरीली शराब के कारोबार को रोक पाने में नाकाम मुंबई पुलिस अब पूरे इलाके में जागरूकता अभियान चला रही है। लेकिन सवाल ये कि खुद को तेज तर्रार मानने वाली मुंबई पुलिस की नाक के नीचे जहरीली शराब का धंधा चलता रहा और वो कुछ नहीं कर पाई। जहरीली शराब की दुनिया का दाऊद इब्राहिम कहा जाने वाले रफीक उर्फ राजू लंगड़ा और उसके गुर्गे लोगों की जान से खेलते रहे और पुलिस तमाशबीन बनी रही। कैसे चलता था जहरीली शराब का धंधा और कैसे काम करता था राजू लंगड़ा का गैंग, देखिए इस खास रिपोर्ट में। हाल ही में मालवनी में जो विषारी दारू से जो हत्याकांड हुआ है उसमें बहुत सारे लोगों की जान गई है, कुछ लोग हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं। उसके बारे में ऐसे कोई लोग अगर दारू बेचता है तो उसके बारे में हमें पुलिस को जानकारी दीजिए और जो बताने वाला आदमी या औरत रहेगी उसका नाम को सीक्रेट रखा जाएगा। थैंक यू। नाम नहीं बताना है, सिर्फ नंबर पे हमें फोन करने वाला। मालवणी में जहरीली शराब से 100 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद मुंबई पुलिस की नींद टूटी है। प्रभावित इलाकों में जहरीली शराब से अब और मौत न हो, इसके लिए पुलिस जागरूकता अभियान चला रही है। साथ ही देसी शराब के खिलाफ तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। कहाँ पे सर्च किया सर आपने? ये गुड़ियापाड़ा, काचपाड़ा, वल्लय वसाहत। क्या देख रहे हैं जो संदिग्ध जगह है वहाँ पर? वो संदिग्ध जगह ऐसे हमको पहला रिकॉर्ड के थे, हमारे रिकॉर्ड के, उसका हम चेक कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि मालवणी में इतने ज्यादा लोगों की मौत की बड़ी वजह पुलिस की लापरवाही भी है। लोगों का आरोप है कि बीते 6 साल से इस इलाके में अवैध शराब का धंधा चल रहा है। पुलिस से कई मर्तबा इसकी शिकायत भी की गई, लेकिन शराब कारोबारियों के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। 6 साल हो गए, मुझे मालूम था ये कांड होगा, इसलिए इनके पास पहले से इन्फॉर्मेशन है। कभी ना कभी उसको देखे इतना बड़ा डीसीपी को दिया हो मैंने, मालवनी पुलिस स्टेशन को, एक्सरसाइज को भी दिया, हर डिपार्टमेंट को दिया, हमारे इसमें कार्रवाई नहीं होने की वजह से मैं एकदम चुप हो गया। मालवणी समेत पूरी मुंबई में देसी शराब के धंधे पर रफीक उर्फ राजू लंगड़े का कब्जा है। लोगों का कहना है कि राजू जेल में रहे या बाहर, देसी शराब बनाने और बेचने का उसका धंधा धड़ल्ले से चलता रहता है। अब आपको बताते हैं कि जहर के जरायम की दुनिया में दाऊद इब्राहिम के नाम से मशहूर राजू लंगड़ा आखिर चीज क्या है। मालवणी जहरीली शराब कांड का मास्टरमाइंड है राजू लंगड़ा। राजू ही जहरीली शराब बनाने और बेचने का पूरा नेटवर्क संभालता है। पूरी मुंबई में देसी शराब के धंधे पर इसी का कब्जा है। सूत्रों के मुताबिक राजू 14 साल की उम्र में ही देसी शराब बनाने के धंधे से जुड़ गया था। देसी शराब कैसे बनाई जाती है, कैसे उसे सप्लाई करना है और कैसे पुलिस को हफ्ते के दम पर खरीदना है, ये बारीकियां राजू लंगड़े ने बालिग होने से पहले ही सीख ली थी। और आज मुंबई का शायद ही कोई ऐसा इलाका हो जहां राजू की देसी शराब ना बेची जाती हो। विक्टोली, भांडुप, कांजूर मार्ग, मानखुर्द, धारावी, मालवणी, मलाड, नेशनल पार्क, आरे कॉलोनी, पवई खाड़ी, वर्सोवा गांव, गोवंडी, चूना भट्टी, दहिसर, जोगेश्वरी, ये वो इलाके हैं जहां राजू लंगड़े की तूती बोलती है। उसकी हैसियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूरा मालवणी इलाका उसके नाम से कांपता था। जब कभी पुलिस या फिर एक्साइज विभाग का छापा पड़ने वाला होता था,
उसकी जानकारी पहले ही राजू तक पहुंच जाती थी और राजू अपने अड्डे से सारा माल गायब कर देता था। लंगड़ा राजू भाई करके उनका धंधा है, अभी काफी साल से चल रहा था यहाँ पे धंधा, तो अभी आज खत्म हो गया। अभी ये मैटर हुआ था, अभी खत्म। लंगड़ा राजू है, ममता है, अच्छा धंधा चलता है और एक पीछे साइड में दूसरा उसका नाम पता नहीं। पुलिस वाले आए तो बहुत जन को हमने बोले कितना, जब तक कॉन्ट्रैक्ट करते पैसा भरते वापिस आके लोग वही धंधा चालू करते, तो क्या करेंगे? कितने बार तो बंद करवा दिए इन लोग का, क्योंकि बोलते हम लोग का काम यही है, हम लोग का इसी पे चल रहा है, तो हम लोग कैसा बंद करेंगे बोले। मालवनी में 100 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद आखिरकार पुलिस ने राजू लंगड़े को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उसके कई साथी अब भी फरार हैं। सवाल ये कि पुलिस की नाक के नीचे आखिर राजू और उसके गुर्गे अपना धंधा चलाते कैसे थे? देसी शराब की खेप एक इलाके से दूसरे इलाके तक पहुंचाते कैसे थे? देसी शराब की तस्करी के लिए राजू लंगड़ा महिलाओं और पुरुषों का इस्तेमाल करता था। महिलाओं के पूरे बदन पर पतली पाइप लपेटी जाती थी, इसके बाद पाइप में देसी शराब भरी जाती थी। इसके अलावा महिलाओं के शरीर पर शराब की थैलियां भी बांधी जाती थी। इसके बाद महिलाओं को ढीले ढाले कपड़े पहनाए जाते थे और फिर उन्हें शराब की सप्लाई करने भेज दिया जाता था। वही जीएम बेचती थी, मैं ये कंट्री फंट्री मेरे को नहीं मालूम। अच्छा, ये देसी वाला जो शराब है? हाँ, वो कंट्री नहीं मालूम मेरे को। वो क्वार्टर था ना, वो क्वार्टर बेचती थी, अभी महीना भर होगा मेरा बंद होके। राजू लंगड़े की जहरीली शराब के कहर के बाद मालवनी में मातम पसरा हुआ है। दर्जनों लोग अभी भी अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। फडणवीस सरकार मुंबई समेत पूरे राज्य में देसी शराब के कारोबार पर पूरी तरह से रोक लगाने की बात कर रही है, लेकिन इन बातों पर सरकार कितना खरा उतरती है, ये देखने वाली बात है। निशात शम्सी, मुंबई, IBN 7। एक बात कभी समझ में नहीं आती कि सरकार और पुलिस को जगाने के लिए इतने बड़े हादसे की जरूरत ही क्यों पड़ती है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बिहार की। राज्य में अभी चुनाव का ऐलान भी नहीं हुआ है, लेकिन एनडीए में सीट बंटवारे और सीएम पद के उम्मीदवार को लेकर घमासान की नौबत आती दिख रही है। IBN 7 से खास बातचीत में बीजेपी की सहयोगी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के मुखिया और केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि उनकी पार्टी ने उन्हें बिहार में एनडीए का सीएम उम्मीदवार बनाने का प्रस्ताव पारित किया है। साथ ही कुशवाहा बिहार में 67 सीटें भी चाहते हैं। वहीं एलजेपी सांसद चिराग पासवान ने कहा कि कुछ सीटों पर तनातनी चल रही है, तो एनडीए में हाल ही में शामिल हुए जीतन मांझी ने कहा कि कुशवाहा अकेले कुछ भी तय नहीं करेंगे। उधर जेडीयू नेता शरद यादव ने चुटकी लेते हुए कहा कि सारे नेता ज्यादा से ज्यादा बटोरने में ही जुटे हुए हैं। हमने तथ्यों पर कहा है, तर्कों के आधार पर कहा है। 102 सीटों पर पिछली बार भारतीय जनता पार्टी लड़ी थी, 74 सीट पर रामविलास पासवान की पार्टी लड़ी थी, तो उतनी सीटों पर इस बार भी लोग लड़े। और बाकी जो 67 सीट बचती है, जनता दल यूनाइटेड आज एनडीए का पार्ट नहीं है, उसकी जगह राष्ट्रीय लोक समता पार्टी है, तो बाकी 67 सीट पर हमारी पार्टी लड़े। जब आप गठबंधन की बात करते हैं तो वहाँ पे आपके सुझावों को कितना कंसिडर किया जाता है, नहीं किया जाता है, ये एक आम राय का एक विषय है। तो मुझे लगता है कि जब हम लोग साथ में बैठेंगे उस वक्त मुख्यमंत्री के नामों पर और सीटों के बंटवारे को लेकर जब चर्चा होगी, आम सहमति से जो भी निर्णय लिया जाएगा वो गठबंधन के हित में लिया जाएगा। वो ऑथोरिटी नहीं ना है, ऑथोरिटी तो सब लोग हैं, मिल करके तय करेंगे। कोई किसी के बारे में बोल सकता है, स्वतंत्र है वो, अनुशासित पार्टी है भाजपा इसको अपने ढंग से लोग समझेंगे। जितने भी उन्होंने जो सर्कस इकट्ठा किया है, चाहे रामविलास पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो और सबसे ऊपर जीतन मांझी, ये सबकी जबान खुलेगी। यानी अब ये जो है वो सोच रहे हैं कि ये मौका है कि बीजेपी से ज्यादा कैसे ज्यादा से ज्यादा अपने हित कैसे साधे। जब एनडीए में घमासान हो तो भला लालू यादव कैसे चुप रहते। सो लगे हाथ, उन्होंने भी बीजेपी पर हमला बोल दिया। लालू ने चुटकी लेते हुए कहा कि बिहार से बीजेपी की वापसी होने वाली है और वो उन्हें नागपुर भेज देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ये खींचतान सेवा नहीं, मेवा के लिए है। आज पूरा धक्का धुकी भी करेंगे, धक्का धुकी से नहीं मानेंगे जो तब पटका पटकी करके भाजपा को हम लोग नागपुर भेजेंगे। वहां जाकर प्रेरित करो, वहां जा। यहाँ कहा है ये लालू का जमीन है, ये लालू का भूमि है, ये समाजवादियों की भूमि है। यहाँ पर ऋषि महर्षियों की भूमि है। हमारा बिहार मामूली बिहार है। इस बिहार को हम संप्रदाय
थैलियां खोदने का मौका नहीं देंगे। चलिए इंडिया 9 बजे में आज मेरे साथ इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद देखिए धनाधन खबरें मेरे सहयोगी पंकज के साथ।